दोस्तों आज पाकिस्तान को लेकर दो खबरें बड़ी सुर्खियां बटोर रही हैं। पहली खबर तो यह है कि यूएनएससी के अंदर भारत ने पाकिस्तान को अपना रास्ता दिखा दिया है कि जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत अच्छे से टेररिस्ट को फाइनेंस किया है, साथ ही के अंदर ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है। यह बात भारत ने यूएनएससी के अंदर उठाई है और भारत की तरफ से पी हरीश जो कि यूएन एनवॉय को लीड कर रहे थे, उनके द्वारा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर युवाओं को बरगला रहा है और साथ ही के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की जो खूबसूरती है, साथ ही के अंदर वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन पाकिस्तान कर रहा है। क्योंकि ये जो जम्मू एंड कश्मीर मतलब पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वहां पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है, क्योंकि वो भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है जो कि पाकिस्तान ने जबरदस्ती छीन लिया है। वापस से तो हम लोग ले ही लेंगे, लेकिन बात यह है कि वहां पर जो लोग रहने वाले हैं इनके ह्यूमन राइट्स को कहीं पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। दूसरी खबर यह है जो कि पाकिस्तान से ही रिलेट करती है। पाकिस्तान को यह लगता है कि हमने अक्टूबर 2022 के अंदर ग्रे लिस्ट से एग्जिट कर लिया था और एग्जिट करने का मतलब यह हो गया कि हम अब टेररिस्ट को फाइनेंस नहीं करते हैं। जबकि एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसके हेडक्वार्टर्स है आपके फ्रांस के अंदर, तो वहां से जो हेड है उन्होंने रिसेंटली एक खबर दे दी, एक इंफॉर्मेशन दे दी, एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि पाकिस्तान जो कि अपने आप को यह समझता है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है, तो वो ये ना समझे कि उसके लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट के तौर पर काम करेगा। तो पाकिस्तान का नाम लेकर ही कहा गया कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग कर रहा है और वापस से उसको शामिल किया जा सकता है। दो खबरें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आज न्यूज के अंदर है, पाकिस्तान को लेकर ही है। दोस्तों 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मेरा यह मानना है कि आप इस एआई के दौर के अंदर कितना भी एआई हो लीजिए, कितना भी एडवांस एआई हो लीजिए, लेकिन जब तक आपके ब्रेन को कंसंट्रेट और फोकस नहीं किया जाएगा, आप किसी भी चीज को सीख तो लेंगे लेकिन उसको टारगेट तक, अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप हमेशा अपने ब्रेन को तैयार कीजिए ये तमाम बातें सीखने के लिए, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उस एडिक्शन के अंदर फंसे हुए हैं। तो 75 टेक्निक्स को आप इस्तेमाल कीजिए इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए और 75 डेज तक लगातार इस चैलेंज को कंप्लीट कीजिए। लेकिन अगर वाकई में आपके अंदर विल पावर है, आप लोगों को लगता है कि सर एक बार चैलेंज देकर देखिए, तो आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्या हुआ है। दरअसल सबसे पहले हम लोग यूएनएससी की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वहां पर भारत की तरफ से पी हरीश ने पार्टिसिपेट किया, लीड किया यूएन एनवॉय को, और वहां पर साफ तौर पर पाकिस्तान का नाम लेकर यह कह दिया कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहां पर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है और भारत जो है ये कई कोशिशें कर रहा है कि वहां पर ऐसी गतिविधि ना हो। साथ ही के अंदर पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि यहां पर जो इनके टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स हैं वहां से टेररिस्ट को एंट्री दिलवा सके, ये कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर। यहां पर पाकिस्तान ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है। अक्सर आप लोगों ने पत्थरबाजी की घटनाएं देखी होंगी जम्मू कश्मीर के अंदर। वो पत्थरबाजी जो होती है ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसको फंडिंग करता है। जैसे आप देखेंगे कि अभी पहलगाम के अंदर एक अटैक हुआ था 22 अप्रैल को पहलगाम का अटैक हुआ। उस अटैक के अंदर उसका मेन रूट कॉज क्या था? पाकिस्तान को यह डर था, टेररिस्ट को यह डर था कि जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर इंडस्ट्रीज लग रही हैं, आर्टिकल 370 रिमूव हो चुका है, आर्टिकल 35A रिमूव हो चुका है, और जिस तरीके से दूसरे स्टेट्स के लोग माइग्रेट करके आज जम्मू एंड कश्मीर में पहुंच रहे हैं, इस तरीके से तो जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है वो बहुत ऊपर तक जाएगा, वहां की इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। आज लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर बहुत डेवलप कर जाएगा और पाकिस्तान जिस व्यक्ति को पत्थर फेंकने के लिए पैसे देता है, वो व्यक्ति पत्थर फेंकने के लिए अब पैसे नहीं लेगा, तो उनकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जिस युवा को, जिस यूथ को वो टेररिस्ट बनाना चाह रहे हैं पैसों के दम पर, वो व्यक्ति, उसको ये पता लग चुका है कि मैं एजुकेशन और टूरिज्म से उससे दुगने या 10 गुने पैसे कमा सकता हूं। तो ये कांटा जो है
ये बात उनको कांटे की तरह चुभी कि यार ऐसे तो हम लोग मिसगाइड कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने पहलगाम का अटैक किया कि जैसे पहलगाम अटैक करेंगे जम्मू कश्मीर का टूरिज्म जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो भी माइग्रेंट्स थे, जैसे बाहर के लोग वहां पर काम करने के लिए आते हैं, उनको धमकियां दी गई, उनके ऊपर अटैक्स किए गए, तो वो भी आना बंद हो सकते हैं। लेकिन हुआ इसका उलट। आज जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत तादाद के अंदर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं और जो वर्कर्स वहां पे माइग्रेंट के तौर पर काम करने के लिए जाते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो काम करने के लिए जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के मंसूबे कहीं ना कहीं रुक गए। तो बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को जिस तरीके से तैयार कर रहा है भारत के खिलाफ, उस बात को लेकर यूएन के अंदर, यूएनएससी के अंदर बात जो है वो रखी गई है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और कश्मीर की वादियां देखिए आप, बड़ी जबरदस्त है। कश्मीर में जब घूमने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि वाकई में अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, मतलब स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो आप देखेंगे कि कश्मीर की वादियों के अंदर एक तरफ घास के बड़े बड़े मैदान हैं और दूसरी तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। बहुत जबरदस्त है कश्मीर। एक बार जरूर आपको विजिट करना चाहिए। हम लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने के लिए कि यार यूरोप ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन घर के स्विट्जरलैंड को भूल जाते हैं। पहलगाम के अंदर जो बायसरन था, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहीं पर तो ये अटैक हुआ था। तो वो मिनी स्विट्जरलैंड घूमने के लिए तो वहां पे गए थे, लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं है। सिक्योरिटी बड़ी टाइट है और जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अच्छे से सुधर चुके हैं। बात और भी कही गई कि वी कॉल अपॉन पाकिस्तान टू एंड द ग्रेव एंड ऑनगोइंग ह्यूमन राइट वायलेशन इन द एरियाज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय इट। मतलब इसको इलीगली ऑक्यूपाइड किया गया है। 26 अक्टूबर 1949, आप लोग इस 1947 इस डेट को आप लोग जानते हैं क्या डेट है? ये वही डेट है जिस दिन जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू इनके साथ में बैठे थे और इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था, और वो भी विवश होकर साइन किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि पाकिस्तान अब अटैक कर चुका है जम्मू एंड कश्मीर पर। उनको लगा कि मैं खुद अब बचा नहीं पाऊंगा, तो वो भागते भागते दौड़े दौड़े चले आए दिल्ली के अंदर और साइन कर लिया इसको। वो बेसिकली वो क्षण था जिस समय हम लोग जम्मू कश्मीर को अपने पास में ले सकते थे, लेकिन हमारी सेना जम्मू कश्मीर में पहुंची तब तक पाकिस्तान बहुत अंदर तक आ चुका था। अब यूएन की तरफ से ये ऑर्डर पास हुए कि जो जहां पर है वो वहीं पे रुक जाए, इसलिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आज पाकिस्तान के पास में चला गया। लेकिन वो जल्द ही जो है वो भारत के पास में आएगा, खुद वो चीख पुकार कर कहेगा कि हमको भी भारत में शामिल कर लो। तो बेसिकली वहां की जो पॉपुलेशन है उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, और इस बात को लेकर यूएन के अंदर हमने बात उठाई। यह भी कहा गया कि वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग जिस प्रिंसिपल पर चलते हैं, पूरे विश्व को, ग्लोबल को हम लोग एक फैमिली के तौर पर मानते हैं, इसीलिए हमारा ये जो प्रिंसिपल है वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें हम लोग पूरे विश्व को एक देश मानते हैं। तो वाई इंडिया हैज कंसिस्टेंटली एडवोकेट फॉर जस्टिस, भारत हमेशा जस्टिस, डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल सोसाइटीज एंड पीपल, सबके लिए कामना करता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी देश से बिलोंग करता हो। हम लोग प्रॉस्पेरिटी और साथ ही में पीस को हमेशा आगे रखते हैं। उन्होंने और भी ऐड किया कि दिस ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए यूएनएससी को उसका आईना दिखा दिया। यूएनएससी को यह बताया कि तुम्हारा जन्म जिस लिए हुआ था उस पर काम करो। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर साफ तौर पर यही शब्द काम में लिए गए कि ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड इन द आफ्टरमैथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1941 से लेकर 1945 तक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, उसके बाद में ही तो यूएन का जन्म हुआ। और आपका जन्म हुआ क्यों वो भी तो देखो। वाज ए बिकन फॉर होप ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आप इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को स्थापित कर पाए, साथ ही में आप सिक्योरिटी, सुरक्षा को मैनेज कर पाए। साथ ही के अंदर इट हैज बीन इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेशन स्टेट्स को एक ग्लोबल साउथ के अंदर या नेशंस जो है उनको एक रिकॉग्निशन देता है। साथ ही के अंदर उनके इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, इनको सबको तवज्जो देता है। लेकिन फिर भी जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जैसे पेंडेमिक के बारे में बात की गई कि पेंडेमिक से निपटने के लिए आपकी संस्था का जन्म हुआ, काउंटरिंग टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आपका जन्म हुआ, साथ ही में क्लाइमेट चेंज के लिए आपका जन्म हुआ। तो आप भूलिए मत कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आपका जन्म, आप जैसी संस्था का हमने एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया था, तो उनको उनका आईना भी दिखा दिया। तो ये थी पहली खबर। अब चलते हैं हम लोग दूसरी खबर के ऊपर जो भी बड़ी सुर्खियां बटोर रही है। बात यह है कि एग्जिट फ्रॉम ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान एग्जिट हुआ
फ्रॉम ग्रे लिस्ट, और वो हुआ था अक्टूबर 2022। लेकिन एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया कि ये आपके लिए एक बुलेट प्रूफ नहीं है। कहीं आप लोग ये समझे कि दोबारा जो है हमारे ऊपर गोली नहीं लगेगी एफएटीएफ की। तो एफएटीएफ ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया, उनके प्रेसिडेंट ने, कि वापस से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया जा सकता है कि अगर वो इसी तरीके से बार बार टेररिज्म को सपोर्ट करता रहेगा। आप लोगों को पता होगा कि एफएटीएफ जिसके हेडक्वार्टर्स पेरिस के अंदर है और मैक्सिको की प्रेसिडेंट अभी उसको लीड कर रही हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान इसको बुलेट प्रूफ के तौर पर ना देखे। तो ये जो लिस्ट थी अक्टूबर 2022 डज नॉट मेक इट इम्यून टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की जाती है, वो उनके लिए जो है वो एक बुलेट प्रूफ नहीं है। मतलब बात यह है कि आप ये ना समझे कि आपको एग्जिट दे दिया गया, इसका मतलब आपको कोई लाइसेंस मिल गया है। आप लोग को पता होगा कि जो पहले टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उन अटैक्स के अंदर से एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर के अंदर पाया गया था जिसके अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए आए थे और वो 10 लाख रुपए पाकिस्तान के किसी अकाउंट से डाले गए थे। इस तौर पर साफ जाहिर हुआ कि पाकिस्तान जो है टेरर फाइनेंसिंग करता है। दूसरी बात, रिसेंटली पहलगाम अटैक के जो 3 टेररिस्ट थे उनको भी मार गिराया गया था। तीनों के जेब में से, इनकी पॉकेट्स में से जो आइडेंटिफिकेशन मिला वो पाकिस्तान का मिला। तो पाकिस्तान, हमने फिर ये सारे सबूत एफएटीएफ के सामने भी रखे और यूएन के सामने भी रखे, और जहां जहां हमारे जो एम्बेसडर्स गए थे अलग अलग कंट्रीज में, वो अपने साथ में उन सबूतों को लेकर गए कि देखिए पाकिस्तान की हरकतें देख लीजिए। तो बात यह है कि पाकिस्तान जो टेरर फंडिंग करता है, एफएटीएफ प्रेसिडेंट जो है एलिसा डी, ये मैक्सिको के भी प्रेसिडेंट है और इनको एफएटीएफ की अभी प्रेसिडेंसी भी मिली हुई है। Any country that is now on the grey list but also exists on the grey list is not bulletproof for action। और खास बात यह है कि एफएटीएफ ने इस बार पाकिस्तान का नाम लेते हुए यह बात कह डाली। तो डी लिस्ट अगर किया गया है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको वापस से उसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात यह है कि इसके अंदर टोटल 200 मेंबर्स हैं। 200 जो है जुरिडिक्शंस इसके अंदर बना हुआ है जो कि ऑब्जर्व करता है कि आखिरकार कौन सा कंट्री क्या कर रहा है। रिसेंटली इन्होंने अपने कुछ जो फंडामेंटल्स थे उनके अंदर चेंज किया था और उसको एडॉप्ट करने वाला बेल्जियम और मलेशिया, वो 2 कंट्री बने थे। बेल्जियम वही कंट्री है जो कि अपने डायमंड्स के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व के अंदर सबसे बेहतरीन जो डायमंड कटिंग्स होती हैं वो कहां पर होती है? बेल्जियम के अंदर होती हैं। इसलिए नीरव मोदी जैसे भगोड़े कहां पर जाते थे? बेल्जियम के अंदर जाया करते थे। ठीक है, बुर्किना फासो, ठीक है, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, ये वो देश हैं जिनको इस लिस्ट से रिसेंटली रिमूव किया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो बात यह है कि पाकिस्तान को वापस से धमकी दे दी गई है कि आपको वापस से शामिल किया जा सकता है। एक बार अगर एग्जिट मार दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको वापस शामिल नहीं किया जाएगा। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 के अंदर। तो 1989 के अंदर G7 की जो समिट थी वो पेरिस के अंदर हुई थी और वहां पर ही इसके क्या है, हेडक्वार्टर्स हैं। अभी लगभग 37 मेंबर इसके अंदर हैं इंडिया और एफएटीएफ को लेकर। देखिए भारत जो है, भारत ने कई बार पहले भी सबूत पेश किए हैं। जैसे आप देखेंगे कि 2019 के अंदर जो अटैक हुआ था और उससे पहले भी पाकिस्तान ने कई अटैक्स किए हैं, टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, तो उसको लेकर भारत ने कई बार सबूत एफएटीएफ के सामने रखे हैं और उसी की बिना पर पाकिस्तान को एफएटीएफ के अंदर शामिल भी कर लिया गया था। ठीक है, और इसके अंदर एक लिस्ट है जिसे ग्रे लिस्ट हम लोग कहते हैं, एक होती है ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट जो है वो मॉनिटर ये करती है, मतलब एफएटीएफ इज ए वॉच डॉग। एफएटीएफ, व्हाट इज एफएटीएफ? तो एफएटीएफ इज ए वॉच डॉग जो कि देखती है कि कौन सा देश टेररिस्ट फाइनेंस कर रहा है। उसके अंदर ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है। तो ग्रे लिस्ट मतलब कि वहां पर इंक्रीज हो रही है चीजें, तो उसको ग्रे लिस्ट में शामिल करते हैं। ब्लैक लिस्ट मतलब बात यह है कि कुछ ज्यादा ही वहां पर हो रहा है, मतलब अब तो प्रूफ हो चुका है, जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, ये सब वहां पर ब्लैक लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो बात यह है कि पाकिस्तान की धज्जियां उड़ रही हैं ग्लोबल लेवल पर, सबको पता लग चुका है। जब किसी देश का नाम लेकर ये कहते हैं, एफएटीएफ खुद कह रहा है कि यार पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, इसका मतलब साफ तौर पर जाहिर है कि कौन सा देश क्या इमेज रखता है। कभी इंडिया का नाम तो नहीं लिया, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि सॉवरेनिटी के ऊपर काम करता है, पीस के ऊपर काम करता है। हमारे यहां पर जीव हत्या को भी पाप माना जाता है। चलिए, तो आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। द पावर ऑफ फोकस, क्या फोकस की पावर होती है, और जो लोग अपने जीवन के अंदर बहुत आगे निकले हैं उनकी कुछ टेक्निक्स तो रही ही होंगी, तभी तो वो जीवन में आगे हैं। वो अपने काम के प्रति इतने
डिवोटेड थे, साथ ही के अंदर उनके प्रिंसिपल्स, काम करने के तरीके, वो टेक्निक्स मैंने बताई हैं। तो डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। केवल 30 टेक्निक्स हैं, 30 दिन का एक कोर्स है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि आपको इस एडिक्शन से बाहर निकालेगा, साथ ही के अंदर 175 डेज हार्ड चैलेंज, जो आपको अच्छा लगे आप उस चैलेंज को लीजिएगा, लेकिन चैलेंज जरूर लीजिएगा। ये आपके लिए भी एक चैलेंज है। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।